आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले जी। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज भी जो है हमारा थोड़ा गला जो है फंस रहा है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप सभी लोग कोऑपरेट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, जैसे मैं अपने रंग में आ जाऊँगा पढ़ाने के दौरान, तो हमारी आवाज़ भी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो अभी क्या है कि आप सभी लोग जो है ज्वाइन कर ले जितना जल्द हो। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों के पास, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जी। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, जितना जल्द हो ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर कर ले जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने जो है पेपर F10 के यूनिट 1 को ही। और आज हम जो है इस पेपर के जो है बाकी पॉइंट को जानेंगे, क्योंकि कल हमने जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में जाना, उसके अवधारणा, उसके महत्व, उसकी आवश्यकता और उसके क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। एक एक करके जो है सभी टर्मों के ऊपर हमने बात किया था। और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं अगले पॉइंट यानी पॉइंट 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पॉइंट 3 स्टार्ट करने से पहले कि आपका पेपर F10 चल रहा है और इसका यूनिट 1 जो है हम अभी पढ़ा रहे हैं आप सभी लोगों को। और एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि आप सभी लोगों का जो है कितना पेपर का जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं ताकि आप सभी लोगों को मालूम रहे। मैंने जो है F1 का यूनिट 1, जिसका मैंने यूनिट 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, उसका मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने पेपर F1 का यूनिट 1 कंप्लीट किया है, F2 का जो है यूनिट 1 कंप्लीट किया है, फिर हमने जो है F3 का यूनिट 1 कंप्लीट किया है, F4 का यूनिट 1 कंप्लीट है, F5 का यूनिट 1 कंप्लीट है, F6 का आपका यूनिट 1 कंप्लीट है, F8 का आपका यूनिट 1 कंप्लीट है, और आपका F9 का यूनिट 1 कंप्लीट है। सॉरी 9 का नहीं कंप्लीट है, 9 का नहीं कंप्लीट है, सॉरी। यहाँ पर आपका 10 चल रहा है, F10 जो है आपका ये क्या है, ऑन द वे है, या ऑन द वे यानी कि आज नहीं तो कल जो है ये भी आपका जो है F10 भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात कर ले हम F11 की तो इसका यूनिट 1 कंप्लीट है, F12 की बात कर ले तो यूनिट 1 कंप्लीट है। अब ये सारे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नहीं भी मिलेंगे तो इस पेपर का अगर नाम लिखते हैं ना और सेशन 2022 से 24 लिखते हैं और चैनल का नाम लिखेंगे फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। हर यूनिट में जो है 2 से 3 वीडियो है जो कि पार्ट वाइज करके जो है आपको बताया गया है। तो ये आप सभी लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका F10 जो है आज नहीं तो कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपका पेपर बचा है आपका F9 आपका जो बचा है, जिसमें हम लोग इंग्लिश के बात करेंगे, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में जानना है। तो मैं इस पेपर को स्टार्ट करता, लेकिन मैं बता दूं अपनी कमजोरी ही बता दूं कि हमारी जो अंग्रेजी है वो थोड़ी कमजोर है, समझ सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारी जो इंग्लिश है थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैं उस क्लास को जो है अंत में लूंगा ताकि मैं अपने आप को भी प्रिपेयर कर सकूं आपको बताने के दौरान। ओके, बाकी ऐसे सब आता है मुझे, लेकिन क्या है कि इंग्लिश में ज़्यादा डील नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ और हिंदी ज़्यादा पढ़ता और पढ़ाता हूँ, तो मेरा हिंदी जो है ठीक ठाक है। बाकी अंग्रेजी जो है थोड़ी सी वीक है, तो मैं प्रयास करूँगा, लेकिन फिर भी वो क्लास आपके हम ही लेंगे क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति इस चैनल पर नहीं है, या DLED के क्षेत्र में भी जो है बहुत सारे लोगों की कमी है जो कि सभी चैप्टर को जो है आपको पार्ट वाइज करके पार्टिकुलर आपको वीडियो देकर पढ़ाएंगे, क्योंकि सब लोगों के पास हुनर नहीं होता है। ज्ञान सबके पास है, ज्ञान जो है सबके पास है, लेकिन हुनर जो है सभी लोगों के पास नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो वो भी आपके जो पेपर है F9 वो भी आपके कंप्लीट हम ही कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन उसमें आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा, अगर गलती वलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओके जी। तो देखिए जो अभी हम बात करने वाले हैं आपके पेपर, वो आपका पेपर का नाम है F10, जिसमें हम लोग पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानना है बेसिकली। तो इससे पहले हमने जो है आपको यूनिट 1 जो पेपर आपका इसका वीडियो नंबर 1 है, जो कि कल मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में, उसके अवधारणा, उसके महत्व, उसकी आवश्यकता और उसके क्षेत्र के ऊपर, इतने सारे टर्म के ऊपर मैंने पार्टिकुलर आपको बताया था, ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर, और उसको मैंने लिखवा भी दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा
लिखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो ग्रुप में जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं उनको ग्रुप में या टेलीग्राम पर भी आप फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही चैनल है, वहां पर जाइए ज्वाइन कर ले। वहां भी आपको पर्टिकुलर आपको 8:10 8:30, अब तो टाइमिंग चेंज हो गया आपका, 8:30 में आपके क्लास होंगे, तो आपको 8:30 में जो है रेगुलर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं लिंक, वहां जाकर जो है वीडियो को आप देख सकते हैं जी। तो देखिए पॉइंट 3 में जो है हमें जानना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यहां पर देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानना है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो है पेपर F8 में जो है हमने बात किया था कि जो हमारा NCF है, जो हमारा BCF है, उसके ऊपर हमने बेसिकली बात किया था कि उसमें हिंदी का शिक्षण शास्त्र कैसे है, बच्चों में हिंदी का विकास कैसे करेंगे, उसके ऊपर हमने सारे टर्म को बात किया था। अब आपका यहाँ पर पर्यावरण आ गया, तो वही बातें हैं। देखिए जो हमारा NCF है, जो हमारा BCF है ना, उसमें सभी टर्मों के ऊपर जो है बात बोली गई है, जिक्र किया गया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन को बताना है। तो देखिए जो हमारा NCF है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके अंतर्गत कहा गया है कि बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है और मातृभाषा को जो है प्राथमिकता यानी कि उसका प्रायोरिटी देने की बात की गई है। साथ ही साथ जो है NCF में जो है हमारे पर्यावरण अध्ययन को लेकर जो है कहा गया है कि यह जो है एक एकीकृत विषय है। मतलब कि एकीकृत कहने का मतलब है कि केवल एक जो है मतलब पार्टिकुलर विषय नहीं है, बल्कि यह जो है बहुभाषिक विषय है। क्योंकि हम लोग जो है पर्यावरण अध्ययन में जो है केवल एक विषय का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है हम लोग तरह तरह के विषयों का अध्ययन इसमें करते हैं। यह विषयों का संग्रह है, जैसे कि आपका विज्ञान हो गया, गणित हो गया, आपका सोशल सामाजिक अध्ययन हो गया, ये 3 विषयों का संग्रह है। इसीलिए जो है इसमें कहा गया है NCF में आपका, इसके ऊपर हम आएंगे कि यह क्या है, विषयों का संग्रह है। साथ ही साथ यह बहुत सारे सब्जेक्ट को जो है एकीकृत करके जो है आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम एक एक करके जो है पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आपका NCF 2005 के नीति निर्देश सिद्धांत है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे कि जो हमारा NCF है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत जो है 5 जो है मुख्य जो है सिद्धांत जो है दिया गया है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी देशवासी हैं उनके लिए, शिक्षक के लिए, समझ गए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 महात्मा गांधी जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है, समझ गए, जिसका जिक्र जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में भी किया गया है, समझ गए। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है महात्मा गांधी जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है, जिसमें जो है बहुत सारी टर्म, बहुत सारी बातों को कहा गया है, बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा किया गया है। तो हम जो है इनके जो हमारा NCF है, इसके जो है नीति निर्देश सिद्धांत के ऊपर बात कर लेते हैं। ये सिद्धांत इसको रख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा। दम 100+10% है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये प्रश्न, ये जो सिद्धांत है ना, ये मैंने आपको हिंदी वाले में भी करवाया था जब मैंने हिंदी के बारे में बताया था, लेकिन फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ। फिर हम जो है चलेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के ऊपर बात करेंगे। पहले हम इसके सिद्धांत को समझ लेते हैं, फिर हम जो है पर्यावरण अध्ययन के समझेंगे कि उसके लिए क्या कहा गया है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका सिद्धांत है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। क्या करना, जो भी विद्यालय में ज्ञान देंगे ना उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। NCF का यह पहला सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, समझ रहे हैं। दूसरा आपका सिद्धांत यह है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। जो मतलब कि रटंत प्रणाली से मुक्त करना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करने का कारण क्या है, पहले क्या था, बच्चों को जो भी चीजें पढ़ाई जाती थी ना, रटा रटा कर पढ़ाया जाता था। लेकिन अब क्या है, बच्चों को जो है गतिविधि कर कर रियल लाइफ कनेक्टेड करके जो है पढ़ाना है, ठोस वस्तुओं से आपको पढ़ाना है। वही बात यहाँ पर आपका सेकंड सिद्धांत है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। थर्ड आपका जो सिद्धांत है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक न होकर, शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक या शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो तथा बच्चों के चहुमुखी विकास का अवसर मुहैया कराए। क्या कराए, जो शिक्षा हो ना वह मतलब शिक्षक केंद्रित नहीं होकर बाल केंद्रित हो। साथ ही साथ जो है बच्चों को चहुमुखी विकास, चहुमुखी मतलब कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का जो है अवसर मुहैया कराए, ताकि बच्चे का विकास जो है बेहतर तरीके से हो सके, समझ रहे हैं।
अगला यहाँ पर आपका 4 नंबर सिद्धांत है, परीक्षा को लचीला बनाया जाए, परीक्षा को लचीला बनाए तथा कक्षा कक्ष में गतिविधियों का प्रयोग करें। ये भी आपका पॉइंट है, मैंने ये टर्म आपको बताया था, समझ रहे हैं कि परीक्षा को लचीला बनाए तथा कक्षा कक्ष में गतिविधियों का प्रयोग करें, यानी कि परीक्षा को आपको लचीले तरीके से लेना है, साथ ही साथ जो है गतिविधि का प्रयोग करके जो है बच्चों को आपको कोई भी चीज के बारे में पढ़ाना है ताकि बच्चे को बेहतर तरीके से समझ आ सके। यह आपका 4 सिद्धांत है। 5वां सिद्धांत आपका यह है कि बच्चों में समाज व देश के प्रति एकता का विकास करे तथा प्रजातांत्रिक राज्य का निर्माण करे। समझ गए, बच्चों में जो है देश के प्रति, समाज के प्रति जो है उनमें जो है एकता का जो है क्या करे, विकास करे, एकता का जो है विकास करे, साथ ही साथ जो है प्रजातांत्रिक राज्य का निर्माण करे। जैसे क्या है कि आज हमारी गला जो है पूरी तरह से दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं और आज इंट्रेंस वाले बच्चों का क्लास नहीं हो पाया, काफी दिक्कत में थे। प्लीज आप सभी लोग कोऑपरेट कीजिएगा, आपके क्लास बहुत जल्द हो जाएंगे जी। बच्चों में समाज व देश के प्रति एकता का विकास करे, साथ ही साथ जो है प्रजातांत्रिक राज्य का निर्माण करे। तो यह 5 जो सिद्धांत एनसीएफ 2005 में कहा गया है ना, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अगर एक लाइन, ये हो गया ज्ञान को विकास से बाहरी जीवन को जोड़े, अब इसके बारे में लिखिएगा तो ये आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। तो आंसर हम बताएंगे कैसे लिखना है, अभी हम पहले टॉपिक को क्लियर कर ले, कंसेप्ट को समझ ले। तो यह जो है आपका 5 सिद्धांत है, अभी हम इसके पर्यावरण अध्ययन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले सिद्धांत के ऊपर बात कर ले। तो ये 5 सिद्धांत जो है आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यह सिद्धांत आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, हिंदी में, गणित में, सोशल साइंस में, सभी विषयों में यह देखने को मिलेगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपको देख लीजिए कि एनसीएफ के मुख्य बिंदु के ऊपर हम लोग बात कर ले। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एनसीएफ जो हमारा है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, रूपरेखा 2005 कब लागू हुआ, तो लागू जो है ये 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में लागू हुआ। दूसरा यहाँ पर देखिए अध्यक्षता, किसके अध्यक्षता में लागू हुआ, तो डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। अगर आपसे पूछता है कि जो हमारा एनसीएफ है 2005 यह कब लागू हुआ, 2005 में, किसकी अध्यक्षता में, तो आप बोलिएगा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। साथ ही साथ यहाँ पर है कि किसके द्वारा किया गया, तो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है लागू किया गया इस आपका पाठ्यचर्या को। समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर है कि इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये आपका इंग्लिश हो गया। हिंदी में पूछ ले तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। समझ गए। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास करना, साथ ही साथ जो है बच्चों की जो मातृभाषा है उसका विशेष स्थान देना विद्यालय में, और विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करके पढ़ाना, यही इसका मुख्य मतलब आपका उद्देश्य है। साथ ही साथ जो आपका है कि ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़े, रटंत्र प्रणाली को मुक्त करे। समझ गए। परीक्षा को अधिक लचीला बनाए, बच्चों में समाज और देश के प्रति एकता का विकास करे, और जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, कक्षा कक्ष जो है गतिविधियों से भरा हो, ये सभी चीजें जो इसमें कहा गया है। साथ ही साथ कोई भी विषय वस्तु को जो है शिक्षक केंद्रित न होकर आपको बाल केंद्रित होकर पढ़ाना है। तो ये टर्म आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम जो है एक एक करके जो है अगले टर्म के ऊपर बात करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या कहा गया है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लें। जो है पर्यावरण अध्ययन के ऊपर जो है बात करेंगे कि एनसीएफ में जो है क्या चीजें जो है कहा गया है, कि पर्यावरण अध्ययन के ऊपर जो है एनसीएफ में किस किस बातों के ऊपर जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आपको जो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारा पर्यावरण अध्ययन क्या होता है। जैसे कि हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं, आसपास के जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, जानकारी लेते हैं, वही हमारा पर्यावरण अध्ययन है। और हमारे आसपास जो है गणित भी है, विज्ञान भी है, सामाजिक अध्ययन भी है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, नदी तालाब हो गए, झरना, मिट्टी, ये सभी क्या है, हमारे आवरण है, हमारे चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं, वही तो हमारा पर्यावरण होता है। पर्यावरण का डिफिनेशन क्या होता है? पर्यावरण जो है हमें जो है चारों तरफ से क्या है, घेरा हुआ रखा हुआ है। परि प्लस आवरण होता है, हमारे चारों ओर जो चीजें हमें घेर कर रखा हुआ है उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या कहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने की मांग पर जोर देता है। किसके ऊपर जोर देता है? जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, वह जो है पर्यावरण अध्ययन को जो है एकीकृत रूप से प्रस्तुत करने के ऊपर जो है मांग देता है। यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है
जो हमारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन बोल सकते हैं या पर्यावरण अध्ययन को जो है एकीकृत विषय के रूप में जो है प्रस्तुत करने की मांग रखता है या मांग पर जोर देता है। एकीकृत कहने का मतलब है कि शामिल करके, एक ही विषय में जो है विभिन्न विषयों को शामिल करके। जैसे कि हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप से प्रस्तुत करने की मांग पर जोर देता है, जिसमें सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिसमें जो है सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है तथा बच्चों को सामाजिक वातावरण एवं प्राकृतिक परिवेश के बीच रहकर सीखने पर जोर दिया गया है। मतलब कि बच्चों को जो है वातावरण, सामाजिक वातावरण और जो आपका प्रकृति है, परिवेश है, उसके बीच रहकर सीखने के ऊपर जो है जोर दिया गया है। मतलब सीधा सीधा तौर पर समझना चाहेंगे तो एक लाइन में इसे समझ लीजिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में जो है प्रस्तुत पर जोर दिया है, जिसमें सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा है तथा बच्चों को सामाजिक वातावरण एवं प्राकृतिक परिवेश में रहकर सीखने के ऊपर जो है जोर दिया है। जैसे कि आप एक कक्षा कक्ष में टीचर के रूप में पढ़ाने जाते हैं और बच्चों को जो है साइंस के विषय में अगर आप उसको पेड़ के बारे में बता रहे हैं, पौधों के बारे में उसे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, आप पौधे इस तरह के होते हैं, इस तरह वो अपना भोजन बनाते हैं, स्ट्रीम के माध्यम से वो भोजन लेते हैं, सनलाइट पड़ता है, एयर पड़ता है, ऑक्सीजन मिलता है, इस तरह से बातें आप कहेंगे तो बच्चे जो है समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वही बच्चों को जो है आप जो है कोई क्या करे, बगीचा में ले जाए, समझ गए, बगीचा में ले जाए, वहां पर एक जो है छोटा सा पौधा दे उनको और बोने के लिए बोले उनको रोपने के लिए बोले, समझ गए। इसे हम लोग बोलते हैं ईवीएस की बात कर ले, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट में प्रश्न पूछता है कि ईवीएस में सबसे बेटर क्या होता है, तो वो आपका होता है फील्ड वर्क, समझ गए। वो आपका जो होता है फील्ड वर्क, ये प्रश्न पूछता है कि अगर आपको ईवीएस पढ़ाना है तो आप किस विधि के द्वारा ईवीएस पढ़ाएंगे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का सबसे बेटर तरीका जो होता है वो आपका फील्ड वर्क होता है, यानी बच्चों को जो है बगीचा में ले जाए, वहां पर एक पौधे दे उनको लगाने के लिए और उनको बोले कि आप 7 दिन तक जो है इस पौधे के ऊपर कार्य करें और तब उसके बाद जो है उनका अवलोकन या एनालिसिस करे कि हाँ बच्चों आपने जो किया, पेड़ लगाया, पौधे दिया, खनिज दिया, पदार्थ दिया, तो पेड़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कैसे बढ़ा, आपको कैसा लगा। तो यहां पर बच्चा क्या होता है ना, ये बगीचा में बच्चा जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखता है। अगर हम आपको बोर्ड में बता दिए कि इस तरह का होता है, सनलाइट मिलता है, एयर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, पौधा निकलना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे जो है उससे भली बातें नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब वो रियल करेंगे ना, फील्ड वर्क करेंगे जब वो चीजों को, तो वो ज्यादा समझेंगे। ठीक उसी प्रकार उसके परिवेश का एग्जांपल ले ले, जैसे कि पॉल्यूशन को बचा, पॉल्यूशन के ऊपर, समझ गए, पॉल्यूशन के ऊपर अगर बात करना हो तो क्या करे कि बच्चों को बोले कि अगर आपके आसपास जितने भी घर है वहां पर जहां भी गंदगी हो उसके साफ सफाई करे, कूड़ेदान रखे, इस तरह की गतिविधि कराए। बच्चे जो है कल होकर कुछ करते हैं, मान ले कि करते हैं फील्ड वर्क बहुत सारे ग्रुप में मिलकर, तो वो करेंगे तो क्या होगा, वो रियल लाइफ होगा, 0 पॉइंट होगा, वहां से वो बहुत कुछ सीखेंगे, गलत भी होगा, सही भी होगा, लेकिन वहां से वो बहुत कुछ सीखेंगे। कक्षा कक्ष से ज्यादा जो है वो अपने बच्चे जो होते हैं पर्यावरण में, परिवेश में, समाज में सीखते हैं, समझ गए। इसीलिए बोला गया है कि स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा में कन्वर्ट करे, यानी कि स्कूली शिक्षा को सामाजिक शिक्षा में कन्वर्ट करे। एनसीएफ में ही आपका बोला गया है। रटंत्र प्रणाली को आपको मुक्त किया करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि कक्षा कक्ष में अधिक गतिविधियों का प्रयोग करे। ये सब एग्जाम्पल मैं उसी का बता रहा हूँ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यह हो गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने की मांग पर जोर देता है, जिसमें जो है सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है तथा बच्चों को सामाजिक वातावरण एवं प्राकृतिक परिवेश के बीच जो है रहकर सीखने पर जोर दिया गया है। अब हम जैसे कि बात कर ले, पहला यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों को परिवेश, प्राकृतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक से निरंतर अंतःक्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। मतलब कि ईवीएस में यह कहा गया है कि एनसीएफ में आपका कि बच्चों को जो है परिवेश, प्रकृति और सामाजिक संस्कृति से अंतःक्रिया या अंतःक्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। बच्चे जो है जितना परिवेश में खेलेंगे, जितना परिवेश में कार्य करेंगे, जितना अपने पर्यावरण के प्रति कार्य करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, उतना बच्चा जल्दी जो है उस चीज के बारे में सीखेगा, समझ गए।
अगला यहाँ पर आपका सेकंड है कि कक्षा कक्ष को बाहरी परिवेश से जोड़कर पढ़ाना, यानी पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना। दूसरा क्या है, कक्षा कक्ष में जो है बाहरी परिवेश को जोड़कर पढ़ाए, साथ ही साथ जो है पर्यावरण से रिलेट करके पढ़ाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया। ये चीजें जो है बेहतर होगा, समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर आपका थर्ड बिंदु है, बच्चों को परिवेश तथा आसपास से जुड़े उदाहरण देना, कार्य करवाना। समझ गए, बच्चों को जो है उसके परिवेश से जुड़े हुए उदाहरण दे, परिवेश से जुड़े हुए कार्य करवाए, ताकि बच्चे जो है उसे रियल लाइफ कनेक्ट करके जब उस कार्य को करेंगे ना तो बेहतर तरीके से सीखेंगे। अगर आप बोर्ड पर बताते हैं, कक्षा कक्षा में बताते हैं, बच्चे समझेंगे, लेकिन उतना बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे जितना वो बेहतर तरीके से आप उसके परिवेश से जुड़कर वो कार्य करवाएंगे तो वो समझेंगे। समझ गए। अगला यहाँ पर बिंदु है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक तथा संरचनात्मक सृजनात्मक कौशल का विकसित करवाना। समझ गए कि जो पर्यावरण अध्ययन के जो कक्षा कक्ष होते हैं उसमें बच्चों का जो है मानसिक विकास, साथ ही साथ संरचनात्मक और संज्ञानात्मक और सृजनात्मक क्रिएटिविटी उनमें लाना। समझ गए। तो ये सब आपका टर्म जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में कहा गया है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सारी डिटेल बेहतर तरीके से आपको बताया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें जो है समझ में आया होगा। अब हम जो है बात करने वाले हैं, ये आपका पॉइंट 3 ही चल रहा है, हम एक ही पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसे रहता तो मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो है आपको समझाना, तो मैं समझा कर रहूंगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका टर्म कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के बारे में। अब हम जो है बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानेंगे कि जो हमारा बिहार का जो स्पेशल पाठ्यचर्या है, जिसके ऊपर जो है हमने उस पेपर में बात किया था, पेपर आपके F8 में बात किया था कि बिहार जो हमारे राज्य का खुद का पाठ्यचर्या है वो क्यों बनाया गया। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे राज्य में जो है बहुत तरह के बोली, रहन सहन, खान पान, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। इसीलिए जो है एनसीएफ में जो है बिहार को लगा कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें नहीं मिला, इसलिए जो है एनसीएफ को शामिल करते हुए बिहार ने खुद का एक पाठ्यचर्या लागू किया, जो कि खुद के राज्य के लिए बनाया। समझ गए, जिसमें जो है उन्होंने ये भी सब बातें बोला कि बच्चों को जो है क्षेत्रीय भाषा में, उनकी मातृभाषा में, उनके घर की भाषा में शिक्षा दी जाए, उनके परिवेश की भाषा में शिक्षा दी जाए। विभिन्न तरह की चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात किया। इसके ऊपर हमने जो है वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यानी पेपर आपका F8 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा जी। ओके, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो आप सभी लोगों का दायित्व तो बनता ही है कि लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करें। ओके, तो यहाँ देखिए, जो आपका बिहार की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 है, इसके संदर्भ में जो है पर्यावरण अध्ययन में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जो आपका बिहार का जो पाठ्यचर्या है ना, और जो आपका एनसीएफ है, वो दोनों जो है मिलता जुलता है, क्योंकि एनसीएफ पहले बना हुआ है और बाद में जो है बिहार ने उसी एनसीएफ के आधार पर जो है अपना खुद का एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया, जिसमें जो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में उन्होंने क्या बोला देख लीजिए। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 एनसीएफ 2005 के ही रूपरेखा को अपनी भौगोलिक परिवेश के अनुसार विस्तारित करते हुए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के स्वरूप को विस्तार देती है। वही बातें हुआ कि मतलब जो हमारा बीसीएफ हमारा 2008 है, जो कि एनसीएफ 2005 के ही रूपरेखा को अपनी भौगोलिक परिवेश के अनुसार विस्तारित करते हुए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के स्वरूप को विस्तार देती है, जिसमें सामाजिक अध्ययन में ऐतिहासिक राज्य की नदियां, सामाजिक अध्ययन में जो है बिहार के अनुसार हम बात कर रहे हैं, और हम एनसीएफ के ऊपर मैं इससे पहले भूल गया था, वहां पर इसे नोट कर लीजिएगा या यहाँ भी नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी ये आपका जो है यह पॉइंट आपका जो है 5 है, समझ रहे हैं। ये कल जो है हम आपके इसके ऊपर पूरा बात करेंगे, जो एनसीएफ 2005 के मुख्य थीम है, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। ये मैंने भूला नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ना, जैसे मुझे ये सब यादें आई, नदियाँ, जल, तो मैंने ये सोचा कि आपके बीसीएफ का भी मैं बता दूं। मैंने सोचा कि आपके कल वाले वीडियो में स्पेशल इसके ऊपर बात करेंगे। ये 5-6 टर्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह 6 टर्म जो है ना आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके 15 नंबर फिक्स है। ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये 6 चैप्टर अगर पढ़ लिए ना बेहतर तरीके से, तो आपके ईवीएस के पोर्शन में आपका 15 नंबर रखा हुआ है आपके हाथ में। 100% दावा के साथ बोल रहा हूं, ये 6 चैप्टर ही आपको जो है पढ़ना है ईवीएस में, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे कंप्लीट कर ले, फिर हम इसके ऊपर अभी बात करेंगे एक एक करके। हम फिर हम
कल भी इसके ऊपर स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं जिसमें केवल यही थीमों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। समझ गए? तो यहाँ देखिए, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 एनसीएफ 2005 के ही रूपरेखा को अपनी भौगोलिक परिवेश के अनुसार विस्तारित करते हुए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए स्वरूप को विस्तार देती है, जिसमें सामाजिक अध्ययन में ऐतिहासिक राज्यों की नदियां, जल स्रोत, पशु पक्षी, नृत्य, मेला, त्योहार, पर्व तथा भोजन एवं खाद्य सामग्री आदि के ऊपर जो है शामिल किया गया है और आदि के ऊपर जो है अध्ययन करने की बात बोलता है। यानी कि जो हमारा बीसीएफ है, जो हमारा एनसीएफ के जो है उसके भौगोलिक स्थिति को देखते ही जो है बिहार को भी भौगोलिक स्थिति को शामिल करते हुए बनाया गया है, जिसमें जो है बिहार राज्य के ऐतिहासिक नदियां, झरना, तालाब, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खान पान, साथ ही साथ पर्व, त्योहार, भोजन एवं खाद्य सामग्री आदि को शामिल किया है। यानी कि आपको बीसीएफ के अनुसार ये सभी चीजें जो है बिहार में पढ़ना है। नदियों के बारे में, जल स्रोत के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, नृत्य के बारे में, मेला के बारे में, त्योहार के बारे में, पर्व के बारे में, भोजन एवं खाद्य सामग्रियों के बारे में। यही जो है आपका बीसीएफ 2008 में कहा गया है पर्यावरण अध्ययन को लेकर। एनसीएफ में क्या बोला गया था कि वहां पर जो है आपको पर्यावरण अध्ययन को जो है एकीकृत विषय के रूप में देखा गया है, जिसमें जो है एक ही विषय में जो है विभिन्न सब्जेक्ट को जो है शामिल करना है। अब वो कौन कौन से टॉपिक है उसके ऊपर हम बात कर ले तो ये टर्म देख लीजिए, ये इसे कान खोल के याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ना आपके सीटेट के लिए, मैं बता नहीं सकता हूं। और मैं आपको बता दूं सीटेट के भी क्लास जो है बहुत जल्द आएंगे, जैसे रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद मैं सीटेट के क्लास आपका स्टार्ट करता हूं। बस आप इस महीने तक वेट कर ले, क्योंकि इंट्रेंस का भी अभी क्लास चल रहा है और बीएड का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ी सी जो है टाइम टेकिंग की प्रॉब्लम है। बाकी आपकी क्लास की जो है पीडीएफ तैयार हो रही है, जैसे वो पीडीएफ तैयार हो जाएगी फिर आपकी क्लास जो है चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएंगे जी। तो यहाँ देखिए एनसीएफ 2005 के मुख्य थीम, यह काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ही पूछ देगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के मुख्य थीम कितने हैं, तो 6 है भाई, आपका 1 नंबर हो गया, 6 है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है। अब यह 6 थीम जो है क्या क्या है, पहला आपका जो है परिवार एवं मित्र है। क्या है? परिवार एवं मित्र। यहाँ देखिए मैं कलर चेंज कर लूं, यहाँ पर परिवार एवं मित्र। दूसरा आपका भोजन है, तीसरा आपका आवास है, चौथा आपका जल है, पांचवा आपका यात्रा है और छठा आपका कुछ करना और बनाना। ये 6 थीम जो है आपको ईवीएस में पढ़ना है, यानी क्लास 1 to 5 के अंतर्गत जो है आपको यही पढ़ना है। और आपका सीटेट 1 to 5 के लिए आप लोग एलिजिबल है। जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं वो बच्चे 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल है। जो ग्रेजुएशन पर डीएलएड कर रहे हैं वह दोनों पेपर दे सकते हैं, 6 to 8 वाले भी दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 12 करके डीएलएड कर रहे हैं वो केवल एक ही पेपर देंगे 1 to 5। और आपको ईवीएस में जो है केवल एनसीईआरटी में यही चैप्टर आपको पढ़ना है 3 to 5। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं लिए हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, बहुत ही सस्ते मिलते हैं, 3 से लेकर 5वीं तक के, 3 से लेकर 5वीं तक के, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बाकी जब हम क्लास लेंगे तो सारी बातें वहां पर क्लियर हो जाएगी। नहीं तो ऐप भी डाउनलोड करके लेकिन पढ़िएगा, क्योंकि आपके वहां पर 15 नंबर है और यही चैप्टर है। वहां पर टोटल आपको 30, 40, 50 चैप्टर होंगे, एक एक करके 2-2 लाइन का होता है, 2-2 पेज का, पढ़ लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टर्म निकल जाएंगे। समझ गए? अब यहाँ देखिए जो आपका परिवार एवं मित्र है ना, इसके बारे में आपको परिवार तथा रिलेशन आदि के बारे में अध्ययन करना होता है। भोजन में आपको जो है भारत के हर राज्य के भोजन का अध्ययन करना है, केवल एक राज्य का भोजन नहीं करना है। एनसीएफ की बात कर रहे हैं, पूरे सेंट्रल लेवल पर लागू है ना। तो देखिए भोजन में आपको भारत के हर राज्य के भोजन के ऊपर अध्ययन करना है। आवास की बात कर ले तो भारत में पाए जाने वाले प्रत्येक राज्य के घर के बारे में अध्ययन करना है। और आपको यहाँ से प्रश्न जो है सीटेट में प्लस आपके डीएलएड बीएड सब जगह पूछे जाते हैं। फिर आपका हम जल की बात कर ले तो जल से संबंधित तथा जलवायु के बारे में आपको पूरे भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करना है। फिर यात्रा की बात कर ले तो पूरे भारत का भ्रमण करना है आपको। पूरे भारत में यात्रा के दौरान जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी कराए जाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य में क्या क्या है, कितने मंदिर है, कितने त्योहार है, वो सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ईवीएस के आपका जो एनसीईआरटी 15 प्रश्न होते हैं ना, यही 5-6 चैप्टर से पूछे जाते हैं। 100% राइट है, समझ रहे हैं। फिर आपका जो है कुछ करना और बनाना, घर में पाए जाने वाले वस्तु तथा परिवेश में पाए जाने वाले वस्तु के बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो ये जो है आपका एनसीएफ 2005 में मुख्य थीम जो है 6 दिया गया है। और बीसीएफ जो आपका 8 है, इसमें नदियां मतलब राज्य की ऐतिहासिक नदियां, जल स्रोत, पशु पक्षी, नृत्य, मेला, त्योहार, पर्व तथा भोजन, खाद्य सामग्री आदि के बारे में अध्ययन करना है। तो ये बातें आपको जो है टर्म जो है समझ में आ गया होगा। अब हम जो है पॉइंट 4 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम लोग पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत के ऊपर बात करेंगे। और कल हम लोग जो लाने वाले हैं वीडियो, जिसमें हम लोग जो है केवल इसके ऊपर बात करेंगे। ये सीटेट से और आपका डीएलएड
डीएलएड से बीएड से लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपके सीटेट में 15 प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 15 आपको एनसीईआरटी में यही पढ़ना है, 1 to 5 में यही पढ़ना है, समझ गए। तो इसको हमें एक पार्टिकुलर वीडियो में, ये आपका ऐसे भी पॉइंट जो है 5 है, तो इसको हम कल बताएंगे, आज नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। आज हम जो है इसके अब लास्ट टर्म के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत के ऊपर बात करते हैं। हम जो है इसके पॉइंट 4 के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में यानी एकीकृत उपागम के रूप में जानेंगे। तो अभी हमने जो है इतने सारे बातें आपको जो है बताई है कि एकीकृत रूप एक उपागम कहने का मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है हम लोग विज्ञान और गणित को शामिल करके ही पढ़ाते हैं। जैसे कि आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक की हम बात कर ले तो इसमें आपके जो है गणित नहीं चलता है ना, नहीं 1 2 3 सॉरी 1 से लेकर आपके 3 तक की बात कर ले। 1 और 2 क्लास में क्या होता है कि आपको जो है ईवीएस चलता है, हिंदी होता है, समझ गए, फिर आपका इंग्लिश होता है। यही 3 सब्जेक्ट जो है आपका 3 चलता है, 1 2 और ये 3। ये कौन क्लास में? क्लास 1 से लेकर आपके क्लास 2 में, 3 से लेकर आपके 5 तक जो है फिर आपका जो है ईवीएस वगैरह आता है। लेकिन इसमें जो है आपका क्या होता है कि गणित जो होता है नहीं होता है, समझ गए। 1 से 2 क्लास में जो है गणित नहीं होता है, क्योंकि यह गणित जो होता है आपका ईवीएस की क्लास में ही जो है शामिल रहता है, समझ गए। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है। एकीकृत कहने का मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन को शामिल के अंतर्गत विज्ञान को, गणित को या अन्य विषयों को शामिल करके पढ़ाया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एकीकृत विषय है हमारा पर्यावरण अध्ययन। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है हम लोग केवल पर्यावरण से रिलेटेड ही जानकारी नहीं, बल्कि हम लोग विज्ञान और हम लोग गणित से रिलेटेड भी जानकारी को जानते हैं और प्राप्त करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत रूप से आशय है कि पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत रूप से आशय यह है कि समाज तथा मानव की सामाजिक क्रियाओं से संबंधित विभिन्न विषयों, जैसे आपका इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, फिर आपका जो है भूगोल हो गया, फिर आपका अर्थशास्त्र व विज्ञान, अर्थशास्त्र व विज्ञान, इस सब विषयों को छात्रों के सामने इस तरह प्रस्तुत करना जिनको मिलाकर एक विषय की धारणा बने, वह पर्यावरण अध्ययन कहते हैं या कहलाता है। समझ गए बात को। एकीकृत कहने का मतलब है कि जो भी विभिन्न विषय हैं, जैसे हमारा विज्ञान हो गया, जो हमारा गणित हो गया, जो हमारा इतिहास भूगोल, ये सभी को जो है क्या करना कि सब विषयों को छात्रों के सामने इस तरह प्रस्तुत करना जिनको मिलाकर एक विषय की धारणा बने, वह हमारा पर्यावरण अध्ययन होता है। जैसे कि एकीकृत स्वरूप के माध्यम से छात्रों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत समाज, परिवेश और राज्य आदि की जानकारी स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। आप सभी लोगों को मैंने अभी जो यहाँ पर थीम बताया वही आपका इसमें आता है। वह थीम में केवल आपके जो है पर्यावरण अध्ययन ही शामिल नहीं है, बल्कि वहां पर गणित भी है, बल्कि वहां पर आपका विज्ञान भी था, समझ रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत रूप से आशय यह है कि समाज तथा मानव की सामाजिक क्रियाओं के संबंध स्थापित विभिन्न विषयों, जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, फिर आपका अर्थशास्त्र, विज्ञान, इन सब विषयों को छात्रों के सामने इस तरह प्रस्तुत करना कि उनको मिलाकर एक विषय की अवधारणा बने, उसी को हम लोग पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत कहते हैं, समझ गए। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बातें जो है समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है। तो प्लीज आप सभी लोगों का भी जो है दायित्व बनता है कि प्लीज आप सभी लोग सपोर्ट और प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहे, गाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।